अब चलिए भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां देखेंगे। पहला व्याकरण विधि है, दूसरा व्याकरण अनुवाद विधि है, तीसरा प्रत्यक्ष विधि है, चौथा सम्मिश्रित विधि है, पांचवा संप्रेषण परक विधि है, और आगमन विधि और निगमन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। चलिए अब हम लोग व्याकरण विधि में देखेंगे। व्याकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसमें क्या करेंगे, कुछ शब्द हमको रटाया जाता है और याद कराया जाता है, उसके माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। इसके बाद शब्द संयोजन मतलब शब्द को कैसे संयोजित करेंगे, व्याकरणीय नियमों के आधार पर अभ्यास कराया जाता है। फिर रटवाया जाएगा, चलो भैया रटो, ऐसे ऐसे नियम कायदा कानून बताया जाएगा। ठीक है, ये व्याकरण विधि होगा। अब देखिए व्याकरण अनुवाद विधि एक है, दूसरा क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि। यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित था। ट्रेडिशनल के रूप में ये कौन सा व्याकरण अनुवाद विधि, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित है। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित है, मतलब इसमें व्याकरण भी होगा, अनुवाद दो विधियां होगी। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के लिए ज़्यादा अवसर नहीं मिलता है। अब देखिए इस विधि में क्या होगा, बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना सीख तो जाते हैं, लेकिन उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। मान लीजिए हमको अंग्रेजी सीखना है, तो पहले हमको हिंदी आती है, फिर ट्रांसलेट मतलब इंग्लिश को हमको ट्रांसलेट करके हिंदी में दिया जाता है, जिससे हम क्या होगा, आसानी से हम सीख सकें। ठीक है, तो ये क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि है। एक बार और देखते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित है। इसमें व्याकरण अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा के अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। मतलब व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण की एक लिमिट थी, सीमा थी, इसलिए उसके बाद क्या हुआ, किसका जन्म हुआ, प्रत्यक्ष विधि का। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं, इसके मौखिक विधि के थ्रू सीखेगा, मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। तो अब देखिए एक नाम और हो गया प्रत्यक्ष विधि का, डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम मौखिक वार्तालाप विधि भी है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा के मध्यस्थता के साथ अन्य भाषाएं सिखाई जाती है। मतलब इसमें हमको मातृभाषा का मध्यस्थता दी जाएगी, मतलब उसको उस मध्यस्थ मतलब वो सीखने के लिए क्या करेंगे, मातृभाषा का यूज करके वो भाषा अगली भाषा सिखाई जाएगी। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। मतलब इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा के आधार बनाया जाता है। सम्मिश्रित विधि, सम्मिश्रित विधि, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस विधि सम्मिश्रित विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है, मतलब वो स्वतंत्र है। सम्मिश्रित विधि मतलब कई विधि, किसी भी विधि के चयन कर सकता है शिक्षण देने के लिए। संप्रेषण परक विधि, कम्युनिकेटिव मेथड, प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ। मतलब जो प्रत्यक्ष विधि थी उस प्रक्रिया को और सुधार करने के लिए, शुद्ध करने के लिए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है, भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। मतलब कैसे भाषा का प्रयोग करना है, सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देता है। मतलब यह क्या करेगा, स्वाभाविक रूप से भाषा के संप्रेषण के प्रयोग पर बल देता है। संप्रेषण विधि क्या है, संप्रेषण परक विधि क्या है, स्वाभाविक भाषा के प्रयोग पर बल देता है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगमन विधि यहाँ से आता है। इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। तो ऐसा लिख देगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर,
तो ये कौन सी होगी? इंडक्टिव मेथड होगा, आगमन विधि होगा। उदाहरण से नियम की तरफ पहले हमको उदाहरण दिया जाएगा बहुत ढेर सारा, फिर धीरे धीरे हमको उसकी चीज़ के बारे में बताई जाएगी। तो ये उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे तो क्या होगा? आगमन विधि होगी। पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में संज्ञा की परिभाषा दी जाएगी। मान लीजिए संज्ञा राम, श्याम, मोहन बताया गया, फिर बताया गया ये क्या है? नाउन है। ठीक है, क्या है? नाउन है। तो नाउन की डिफिनीशन लास्ट में दी जा रही है। पहले हम उदाहरण खूब सारा दे देंगे, फिर डिफिनीशन देंगे। तो ये आगमन विधि में आता है। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। निगमन, डिडक्टिव विधि, निगमन विधि। नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे। पहले परिभाषा दी जाएगी और परिभाषा बताना, फिर उसके उदाहरण और प्रश्न हल करवाना, फिर उदाहरण दिया जाएगा। तो ठीक है, ये निगमन विधि हो जाएगा। निगमन, नी से याद है, नियम से उदाहरण की ओर, निगमन, नियम से उदाहरण की ओर। नाम में है ना निगमन, तो उस नी पहले आ रहा, तो नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये डिडक्टिव मेथड होता है। पहले परिभाषा दी जाएगी, फिर उदाहरण दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों याद रखिए, यहाँ क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं।